थर्मोडायनेमिक। ठीक है, थर्मोडायनेमिक में मेनली क्या पढ़ते हैं हम, सिस्टम, सराउंडिंग, ये चीजें रहेंगी। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम होता है जिसपे भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, कोई भी चीज है जिसपे ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, सिस्टम जैसे मार्कर पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो मार्कर क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। यस और नो? ठीक है, मार्कर एक सिस्टम हो गया और इस मार्कर को छोड़ के होल यूनिवर्स वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो सिस्टम कितने टाइप का होता है, टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम हमारा कितने टाइप होता है, 3 टाइप का होता है। एक तो कौन सा होता है हमारा, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम होता है और आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ये 1 शॉर्ट वीडियो होगी कंप्लीट, इसमें हम थर्मोडायनेमिक करवाएंगे। ओपन सिस्टम क्या होता है भाई, जिसमें हमारा हीट और मैटर दोनों ही क्या होता है, एक्सचेंज होता है, उसे क्या कहते हैं हम, ओपन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पानी गर्म कर रहे हो, ठीक है, ये आपका कोई भी कंटेनर है, इसको आप हीट कर रहे हो, यहाँ पे क्या है, वाटर है, वाटर को गर्म करोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहां से इवेपोरेट होके सराउंडिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सराउंडिंग में हीट भी क्या हो जाएगी, वो भी एक्सचेंज हो जाएगी, हीट भी हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है, मैटर भी क्या हो जाएगा भाई आपका, एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब ये वेपर्स भी चले गए सराउंडिंग में। ठीक है, नाउ क्लोज सिस्टम में क्या किया, अब की बार हीट कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो तो अब की बार क्या होगा भाई, अब की बार ये यहाँ पे आपने इसको ढक्कन लगा दिया, मतलब ठीक है, क्लोज कर दिया इसको। आप क्या कर रहे हो, हीट करोगे तो ये वेपर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, ये कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस होके वापस किसमें, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे और फिर से ये नीचे आ जाएंगे। यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, आप हीट किया तो ये प्रोसेस क्या होती है, कंटिन्यूअस चलती रहेगी, इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हीट तो एक्सचेंज हो रही है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा। ठीक है, हीट एक्सचेंज हो रही है, नॉट मैटर, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, नाउ आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे ये आपका ये बोतल है, ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। यस और नो? ठीक है, इसमें क्या करोगे, गर्म पानी रखोगे तो गर्म ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है भाई, ना तो मैटर एक्सचेंज हो रहा है ना ही हीट एक्सचेंज हो रही है। जैसे इसमें आपने गर्म पानी डाला है तो ना तो हीट बाहर निकलेगी, नॉट हीट, नॉट हीट और नॉट मैटर। ठीक है, नॉट मैटर, तो इसमें ये चीज रहेगी, ये क्लोज रहेगा, ये भी क्लोज रहेगा, ओपन नहीं होता कभी भी। आइसोलेटेड जो है ओपन नहीं होगा, ड्राइंग पे ध्यान मत देना, ऐसे ही है। ठीक है, चले आगे चले। ये था क्या हमारा, टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो हमारे 3 टाइप का था सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ उसके बाद हम आ जाते हैं, सराउंडिंग क्या होती है, मैटर मतलब कि कोई भी सिस्टम है जिसपे ऑब्जर्वेशन हो रही होती है। जैसे ये सिस्टम था, इस पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम, कुछ भी कर रहे हैं, इसके अलावा जो भी होगा हमारे होल यूनिवर्स के अंदर वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सराउंडिंग हो गया। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, अब थर्मोडायनेमिक्स में कितने टाइप की प्रोसेस होती है, मेनली आपकी 4 टाइप की है मेन प्रोसेस तो। ठीक है, वैसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें हमारा हीट का क्या हो रहा हो, या तो इवॉल्व हो रही होगी या एब्जॉर्ब हो रही होगी थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो कितने टाइप का प्रोसेस होता है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। टाइप्स ऑफ प्रोसेस होता है मेनली आइसोथर्मल प्रोसेस, सबसे पहले टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। फर्स्ट है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, और सेकंड है, बोलते रहो तुम भी, आइसोथर्मल प्रोसेस, और सेकंड है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट कौन सा है,
आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट कौन सा है? आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, अब इनके नाम से ही पता चल रहा है, सुनिएगा ध्यान से। आइसो का मतलब होता है इक्वल या कांस्टेंट। आइसो का मतलब क्या होता है? इक्वल या कांस्टेंट। ठीक है, थर्मल मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, जिसमें क्या रहे? टेम्परेचर कांस्टेंट है। नाम ही बता रहा है क्या हो रहा है, जिसमें टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, ऐसी कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें हीट कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? हीट कांस्टेंट रहेगा, उसे क्या कहेंगे हम? एडियाबैटिक प्रोसेस। ये आपका है ना, जब एनसीईआरटी क्वेश्चन करोगे तो डायरेक्ट लिखेगा ये प्रोसेस आइसोथर्मल हो रही है, ये प्रोसेस एडियाबैटिक हो रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं आपके, ठीक है, वो भी करवाएंगे एनसीईआरटी में इसी की। पहला ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का इसी के लिए, एडियाबैटिक हो रही है आइसोथर्मल। आइसोकोरिक, कोरिक में जिसमें क्या रहेगा? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उसको क्या कहेंगे हम? आइसोकोरिक प्रोसेस। और जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, जिसमें क्या रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, उसे क्या कहेंगे भाई हम? आइसोबैरिक प्रोसेस। बार किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की। बार किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की यूनिट होती है। जिसमें प्रेशर, आइसो मतलब इक्वल, बार यूनिट होती है प्रेशर की, तो जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट, तो इसे क्या कहेंगे हम? आइसोबैरिक प्रोसेस। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस हो गया है सारा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ बिल्कुल जल्दी से। इसको किससे पकड़ना है? वर्ड से पकड़ना है। ठीक है, मतलब आइसो कांस्टेंट, थर्मल मतलब टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट। एडियाबैटिक को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये हीट कांस्टेंट होता है इसके अंदर। आइसो कोरिक, कोरिक मतलब वॉल्यूम से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, आइसो मतलब कांस्टेंट, जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे क्या है? आइसो बार, बार यूनिट होती है किसकी? प्रेशर की। आइसो मतलब इक्वल, मतलब जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, उसे क्या कहेंगे हम? आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, बड़े सिंपल सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, जल्दी जल्दी हमने ये चैप्टर खत्म करना है विद इन द 1 आवर। ठीक है, कर दें इसको साफ? ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम से समझने से पहले स्टेट वेरिएबल समझिए। ठीक है, स्टेट वेरिएबल क्या होता है? स्टेट वेरिएबल होता है जो सिस्टम की स्टेट को क्या कर दे? वेराई कर दे। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर अभी किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। अगर जो मेरे को इसको लिक्विड स्टेट में लेके आना है या वेपर स्टेट में लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा? इसको हीट करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, या इसको पाउडर फॉर्म में आता है, मैं प्रेशर लगा दूंगा इसमें, या कुछ टेम्परेचर दे दूंगा, जिससे इसका स्टेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये क्या है? स्टेट वेरिएबल। क्या है ये? स्टेट वेरिएबल है। समझ में आया नहीं आया? स्टेट वेरिएबल आ गया भाई समझ में? उसके बाद क्या होता है? स्टेट वेरिएबल के बाद, स्टेट वेरिएबल समझिए सबसे पहले तो। स्टेट वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल होता है जिसमें क्या होता है? आपका स्टेट चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम? स्टेट वेरिएबल बोलेंगे। ये कौन होते हैं आपके? हीट होता है, टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है। ये क्या होते हैं आप बेटा? आपके स्टेट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये स्टेट वेरिएबल होते हैं। क्लियर है? नाउ अब स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है? स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम होता है जहां पे स्टेट वेरिएबल क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? स्टेट वेरिएबल कांस्टेंट। अगर जो मैं इस मार्कर का ना तो हीट चेंज करूं इसके मार्कर के सराउंडिंग में, ना ही क्या चेंज करूं मैं इसका टेम्परेचर, और ना ही इस पे प्रेशर लगाऊं, तो ये क्या रहेगा भाई? सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। यस और नो? तो मतलब जहां पे स्टेट वेरिएबल हम कांस्टेंट रखते हैं, वो क्या होता है? सिस्टम जहां पे, वहां पे वो स्टेट ऑफ सिस्टम हो जाता है। क्या हो जाता है? वो स्टेट ऑफ सिस्टम हो जाता है। क्लियर है? मतलब अब ये किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। जब तक मैं इसका स्टेट वेरिएबल चेंज नहीं करूंगा, स्टेट वेरिएबल चेंज नहीं करूंगा, तो ये सॉलिड स्टेट में ही रहेगा
और वो इस सिस्टम की क्या होगी, स्टेट होगी। तो स्टेट ऑफ सिस्टम क्या हो गया, जहां पे स्टेट वेरिएबल क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। या कहेंगे इसमें क्या कहेंगे, स्टेट वेरिएबल कांस्टेंट, स्टेट वेरिएबल कांस्टेंट होंगे तो वो क्या कहलाएगा, स्टेट ऑफ सिस्टम कहलाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चलें, ठीक है। फिर आ जाता है आपका स्टेट ऑफ फंक्शन। क्या आ जाता है, स्टेट ऑफ फंक्शन। फंक्शन कैसे लिखेंगे भाई, बताओ जल्दी से। FUN स्टेट फंक्शन, ठीक है। स्टेट फंक्शन, ठीक है। स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है जहां पे हम क्या करते हैं, इस पे पाथ पे वो डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी स्टेट ऑफ फंक्शन, क्या दिक्कत है? सिर्फ स्टेट फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट ऑफ फंक्शन स्टेट फंक्शन एक ही चीज होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, जिस जहां पे कोई भी प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रही है। मान लीजिए आप कहीं से आ रहे हो, जैसे यहां सेंटर से आप जाना है, मिली ग्राउंड जाना है जैसे आपको, ठीक है, या दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के क्या होते हैं, बहुत सारे पाथ हैं। ठीक है, डिपेंड किससे करेगा भाई, किसी पाथ से भी करो, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, या एक सिंपल सी बात कह लो कि आप किसी वाटर को जैसे हीट कर रहे हो, ठीक है, वाटर को हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो वाटर को, तो आप किस वे से हीट कर रहे हो उसको वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि भाई इनिशियल टेम्परेचर कितना था, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर कितना था और फाइनल टेम्परेचर कितना है। समझ में आया नहीं आया बात की? ठीक है, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता आप हीट को, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हो या इसको आप वैसे एनर्जी कर रहे हो, इस पे गैस पे हीट कर रहे हो या किसी और चीज से हीट कर रहे हो। क्लियर है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टेट ऑफ फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ फंक्शन हो जाएगा। चले आगे, स्टेट ऑफ फंक्शन भी आ गया होगा समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, स्टेट ऑफ फंक्शन सुनिएगा, जिसके आगे डेल्टा लग गया वो स्टेट ऑफ फंक्शन होगा, ध्यान रखना। ये आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जिसके आगे डेल्टा लग गया वो क्या होगा, स्टेट ऑफ फंक्शन, मतलब वो इनिशियल और फाइनल देखा जाएगा उसमें, यस और नो। ठीक है, किस उससे वो चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? कोई नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं हम, लिसन केयरफुली। नेक्स्ट आ जाएगा आपका माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में क्या होगा, जैसे इस मार्कर के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स है कि आपकी एज चली जाएगी लेकिन आप काउंट नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हो गया। क्लियर है? क्लियर है, हम जितना भी प्रोसेस करते हैं हमारी लेबोरेटरी में वो सभी क्या होती है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में होती है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, जैसे आपका 1 मोल किसके इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस किसके इक्वल होगा, 6.022 एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 होगा। ठीक है, अब मैं ले लेता हूं NaCl का एग्जांपल ले लेता हूं। NaCl का 1 मोल कितना होता है बेटा, या इसका एटॉमिक नंबर 23, इसका कितना होता है 35.5, ओवरऑल करोगे तो कितना हो गया बेटा, ये 58.5 हो गया। ठीक है, ग्राम्स पर मोल, क्या हो गया, ग्राम्स पर मोल हो गया। ठीक है, अब मैं 58 ग्राम लूंगा, 58 ग्राम इतना छोटा सा होता है और उसके अंदर क्या होगा, इतने सारे नंबर होंगे सॉल्ट के अंदर। अब ये इतना बड़ा नंबर है कि कई साल लग जाएंगे इसको ऐसे काउंट करते करते। क्लियर है, समझ में आया नहीं आया? तो
ये क्या हो गया, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हो गया। क्या हो गया, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, आयन एंड मॉलिक्यूल्स हो गए। हम जितना भी लेते हैं, हम जो भी लेबोरेटरी में जो भी प्रोसेस करते हैं, सभी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे करते हैं। क्लियर है? तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को क्या बोलोगे, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, आयन एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम आ गया हमारे समझ में। फिर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, जो उसके ऊपर प्रॉपर्टीज लगाई जाती है, वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, जो भी हम प्रॉपर्टी उसके मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे देख रहे हैं, कुछ भी भाई उसका हीट चेंज देख रहे हैं या उसका प्रेशर चेंज देख रहे हैं, एवरीथिंग जो भी हम उसके इंटरनल एनर्जी देख रहे हैं, उसका वर्क देख रहे हैं, हीट देख रहे हैं, वो सब क्या हो जाएगी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो इस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बहुत सारी होगी, तो इनको एक दो पार्ट में डिवाइड कर दिया भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम बताते हैं। आप इसको साफ कर दें। Yes. चलो देखिएगा, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, टाइप्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हमारी कितने टाइप की होगी, दो टाइप की होगी, ठीक है। फर्स्ट है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हाँ बोलिए, हाँ बोलो। देखो बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, लिसन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ मैटर। मतलब आपने अमाउंट ऑफ मैटर चेंज कर दिया सिस्टम के अंदर, तो वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती है, वो क्या होती है, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है? जैसे नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो उसका एग्जांपल है सच। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लिसन कीजिए। चलो देखिए, जो एक्सटेंसिव होती है वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। जैसे मास हो गया, जैसे क्या हो गया, मास हो गया, या वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा जैसे जैसे मैटर बढ़ाओगे, यस और नो, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी, किस पे डिपेंड करेगी, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगी। जो क्वांटिटी ऑफ मैटर चेंज कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगी वो प्रॉपर्टी, तो उसे क्या कहेंगे हम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर चेंज करने से उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे पीएच वैल्यू हो गया, पीएच वैल्यू हो गया। अब बेटा पीएच वैल्यू आप देखते हो कि भाई 1 ड्रॉप का हम पीएच लें, या अमाउंट ऑफ वाटर, मान लीजिए एक बैकेट आपने ले लिया, उसका पीएच देख रहे हो, या 500 लीटर पानी का पीएच देख रहे हो, तो वो, या किसी का भी पीएच सॉल्यूशन का 500 लीटर का और उसी का एक ड्रॉप का भी देखोगे, तो वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन में क्या है, मोलैरिटी हो गया। तो मोलैरिटी मतलब एक ड्रॉप का मोलैरिटी देखोगे तभी भी वही आएगा, क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? तो 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स वो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, चाहे आपको कितना ही बढ़ा लो उसमें। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो ये था हमारा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर, और ये नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है,
समझ में आया नहीं है? जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड ना करे वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कर दे साहब इसको। ठीक, नाउ नेक्स्ट है हमारा थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या होती है? नॉट ओनली इंडिकेट द स्टेट्स ऑफ मैटर, इट आल्सो इंडिकेट द हीट इवोल्व्स और एब्जॉर्ब। जस्ट लाइक दैट, जैसे कि भाई कार्बन प्लस O2 है, ठीक है, और ये क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है। तो ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैसेस स्टेट में है, ये किसमें है? गैसेस स्टेट में है। कोई नहीं, इधर से आ जाओ बैठो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप देखो यहाँ पे ये क्या है? गैसेस स्टेट में है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? ये क्या कर रहा हमने? नॉट ओनली इंडिकेट द स्टेट्स ऑफ मैटर, इज ऑल्सो इंडिकेट द हीट इवोल्व्स और एब्जॉर्ब। मतलब डेल्टा H जो है इसके अंदर होता है -393.5, ठीक है, किलो जूल पर मोल, ऐसे होता है ये, ठीक है। तो इसमें आपने क्या इंडिकेट कर दिया भाई? कितना हीट एनर्जी। अब अच्छा बताओ, ये माइनस में लिखा है तो क्या हो रहा है? ये एब्जॉर्ब हो रही है, इवोल्व हो रही है, इवोल्व हो रही है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। इसमें डेल्टा H का वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और जहां पे हीट क्या हो रही होती है? इवोल्व हो रही होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें डेल्टा H का वैल्यू क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज में क्या पढ़ेंगे हम? इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है, वर्क पढ़ेंगे, ठीक है, और एंथैल्पी पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे लास्ट में चल के हम इसका एंट्रोपी वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है। एंट्रोपी है और वो बहुत सारी चीजें हैं। चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी होती क्या है? इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी होती है जो भी सिस्टम है उसके मॉलिक्यूल्स ने जितना भी एनर्जी ले रखा है वो उसका इंटरनल एनर्जी है। जैसे ये बोतल है, इस बोतल में क्या है भाई? इस बोतल में वाटर है, और वाटर के अंदर क्या है? वाटर किससे बना है? एटम्स और मॉलिक्यूल से बना है। तो उसके एटम और मॉलिक्यूल्स ने कितना एनर्जी ले रखा है? क्लियर है? वो हीट एनर्जी भी हो सकता है, और भी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, बहुत सारा एनर्जी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी? इसकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। तो हम ये कोई भी अपना सिस्टम ले लेते हैं, इसमें इंटरनल एनर्जी मैं मान लेता हूं U1। क्या मान लेता हूं? U1 इंटरनल एनर्जी है। अगर जो मैंने इसको Q हीट दे दी, क्या कर दिया? इसको Q हीट दे दिया, तो अब इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? U1 प्लस Q। और उसके बाद मैंने क्या किया? अब ये हीट दे दिया, कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा, वर्क डन करेगा। तो अब क्या हो गया बेटा? ये U1 प्लस Q प्लस W, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका फाइनल इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है बेटा आपका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है। तो ये क्या हो गया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इसमें दो चीजें पूछता है कि भाई क्या ये स्टेट ऑफ फंक्शन है? Yes, sir. ठीक है। डेल्टा U क्या है? स्टेट। मैंने बोला था जहां पे भी डेल्टा आ गया, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है। डू नॉट डिपेंड द पाथ ऑफ, भाई ये हीट दी है आपने, किस पाथ से दी है, किस वे से दी है, ये उस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा। क्लियर? लेकिन इंडिविजुअली Q एंड इंडिविजुअली W नॉट स्टेट ऑफ फंक्शन, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। लेकिन Q प्लस इसका सम कर दूंगा, Q प्लस W पूछ ले आपसे,
तो ये क्या हो जाएगा अब? स्टेट फंक्शन स्टेट ऑफ फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म? चले आगे, ठीक है। अगर जो मैं कह दूं कि इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी 0 हो, तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, मैं कहूंगा इंटरनल एनर्जी 0 है तो कितना वर्क डन होगा? लिसन केयरफुली, इंटरनल एनर्जी अगर जो मैं 0 कर देता हूं तो ये क्या है? Q प्लस W तो होगा ही होगा, तो ये क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा, ठीक है, माइनस डब्ल्यू। ठीक है। तो ये अगर जो ये 0 हो गया तो डेल्टा U इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये Q प्लस W हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस W। या इसको वर्क डन पूछे तो ये कर देना है, आपसे हीट पूछे कितना हीट होगा तो यहां पे माइनस लगा देना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। आपसे कहे कि भाई हमने इंटरनल एनर्जी बताओ, हमने हीट उसको नहीं दी है, हीट 0 है, एंथैल्पी 0 है उसकी, तो आप क्या कहोगे? डेल्टा U जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा W हो जाएगा। क्लियर है? ऊपर लिखिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको साफ कर दूं? यस सर। और जब डेल्टा U 0 होगा तो जो वर्क डन होगा वो हीट सप्लाइड के इक्वली होगा। ये क्यों हीट सप्लाइड है ना? बिल्कुल, हीट जितना भी सिस्टम का हीट है जो वो इंटरनल नहीं है, ये क्यों इंटरनल है या फिर जितना हम हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को वो है? देखो, अगर जो कोई चेंज नहीं हुआ है, इंटरनल में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब आपने बाहर से नहीं दिया है, वो उसके अंदर ही है हीट। अगर जो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, इसका मतलब क्या है? आपने बाहर से हीट दी है तभी तो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, तो वो बाहर का आती है फिर। समझ में आ गया? ठीक, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वर्क डन में दो बातें ध्यान रखना, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में थोड़ा सा उल्टा होता है यहां से, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। हमारे केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिस्ट्री में होता है वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वो पॉजिटिव होगा। क्लियर है? ये कई सारे न्यूमेरिकल्स में भी काम करेगी ये चीजें, ठीक है। या एंथैल्पी भी होता है, जरूरी नहीं है। एंथैल्पी अगर जो बाय द सिस्टम है तो वो क्या रहेगी? नेगेटिव। एंथैल्पी ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव रहेगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, तो वो क्या होगा भाई? पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? नेगेटिव। नेगेटिव रहेगा, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। थोड़ा सा याद रखने के लिए तरीका बता देता हूं आपको, ठीक है। जैसे ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, ठीक है, इसमें क्या है? गैसेस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अगर जो हम काम कर रहे हैं इस पे, हम काम कर रहे हैं पे पिस्टन नीचे आएगा, मतलब सराउंडिंग काम कर रहा है इस पे, ठीक है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, मतलब जो हमारा काम होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर जो ये गैस अपने आप एक्सपेंड हो रही है तो ये पिस्टन क्या जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब क्या हो रहा है? वर्क डन बाय द सिस्टम है, सिस्टम वर्क डन कर रहा है वहां पे, तो वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, अपने काम को क्या मानना है? आपने पॉजिटिव मानना है, ठीक है। दूसरे काम को नेगेटिव मानना है, ठीक है। मतलब सिस्टम वर्क डन करेगा, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। इसको याद रखना बहुत काम आएगा। उल्टा बोल दिया। वर्क डन ऑन द सिस्टम, अपना काम होता है वो नेगेटिव है, जो दूसरा है वो। इसको कट करवा देना सर आप लोग। हाँ मैं कट करवा दूंगा, कोई नहीं है। सुन लो, वो चीज मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ सुनो ध्यान से। अब ये सिस्टम है, लिसन केयरफुली। इसमें क्या है? गैसेस मॉलिक्यूल्स है। क्या है ये? गैसेस मॉलिक्यूल। अगर जो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं तो मतलब सराउंडिंग काम कर रहा है, तो वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। और अगर जो ये सिस्टम हम काम नहीं कर रहे हैं, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब सिस्टम काम कर रहा है तो वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। सही बात है नहीं? आगे बात समझो। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा? नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ठीक है।
अब ये वर्क डन निकाला कैसे जाता है, ठीक है। देखो भाई वर्क डन हम सिस्टम का वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम एक ये ले लेते हैं, सिस्टम ले लेते हैं। यहां पे क्या है, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स है, ये पिस्टन है, मूविंग पिस्टन है। तो ये क्या होगा, जैसे ही ये एक्सपेंड होगी, गैसेस फैलेंगी, तो ये क्या जाएगा, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहां से यहां पे पहुंच गया, यहां से यहां पे पहुंच गया ये पिस्टन, तो ये छोटी सी जो लेंथ है डीएल, ये चेंज हो गया, मतलब कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मान लीजिए मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं या कोई भी चीज है, ये चीज है, ये यहाँ पे है, मैं इस पे कोई फोर्स लगा रहा हूं, तो ये इधर से इधर जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे वर्क डन हो रहा है। अगर जो ये हिलेगी नहीं, जैसे इस दीवार पे मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं, अगर जो ये दीवार नहीं हिल रही है, इसका मतलब मैंने कोई काम नहीं किया है, क्लियर है, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्क डन दो तरीके से निकालेंगे, एक तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और एक क्या निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो ये वर्क डन होगा, ये छोटा सा लेंथ डीएल चेंज हुआ है, तो ये वर्क डन भी बहुत कम ही होगा, यस और नो। तो यहां से क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट छोटी सी डीएल, ठीक है, छोटा सा वर्क डन। अब फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, प्रेशर इनटू एरिया। ये वैल्यू यहां रख देते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू ए इंटू डीएल। तो ये क्या हो गया भाई आपका, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डीवी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये क्या है, स्मॉल वर्क डन है, और लार्ज वर्क डन को निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं इसका। तो इंटीग्रेशन जब करते हैं तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। तो ये स्मॉल डब्ल्यू क्या हो जाएगा भाई, कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क डन हो जाएगा, तो पी ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये डीवी हो गया। और इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। तो ये V1 से V2 मान लेते हैं, V1 पहले वॉल्यूम था भाई, सुन ले यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये V1 से V2 तक चला जाएगा हमारा, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें ये लिमिट पुट कर देते हैं, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P और V, ये क्या हो जाएगा, V1 से V2। तो लिमिट पुट कर देते हैं हम, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P V2 माइनस V1। लिमिट पुट करते हैं तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P डेल्टा V हो जाएगा। अब ये वर्क डन कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। जब सिस्टम कर रहा है तो वो क्या रहेगा, हमारा नेगेटिव रहेगा, यस और नो। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, ये इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ मोल, मतलब इन टर्म्स ऑफ मोल्स की टर्म में कैसे निकालेंगे हम वर्क डन, इसको साफ कर दें। चलो, इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मोल निकालेंगे भाई। वर्क डन जो होता है, अभी आपने निकाला था, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पी और डीवी होता है, क्लियर है। डेल्टा को हम डीवी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, स्मॉल वर्क डन के लिए होता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा भाई, इसमें इस P अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो P क्या होता है, एनआरटी बाय V होता है, और N बाय V कंसंट्रेशन होता है, लेकिन इनको लिखना कोई जरूरी नहीं है अभी यहाँ पे। ये P का वैल्यू कहां रख देंगे, हम यहां पे रख देंगे। तो DW इज इक्वल टू क्या होता है भाई, हमारे पास P का वैल्यू रख दिया, NRT
बाय v और dv। कुछ नहीं किया मैंने, इस p का वैल्यू यहां पे पुट किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, कैपिटल वर्ग मतलब कि कंप्लीट वर्गडन निकालना है। तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे nRT और 1/v dv हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे हम, लॉगरिथम और इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्योंकि क्या होता है 1/x इज इक्वल टू dx का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है भाई, ln x होता है। ठीक है, समझ में आया। ln यहाँ पे क्यों लिया है, यहाँ पे क्या है, नेचुरल लॉग है, नॉर्मल लॉग नहीं है। जब भी केमिस्ट्री में हम लॉगरिथम इंटीग्रेशन का लॉगरिथम करते हैं तो नेचुरल लॉग की ही वैल्यू रखते हैं, नॉर्मल लॉग नहीं रखते हैं। जो नॉर्मल लॉग होता है, सुन लीजिए ध्यान से, ln इज इक्वल टू होता है 2.303 लॉग होता है। ये वैल्यू याद रखनी है, ये वैल्यू हम लास्ट में लिखेंगे भी। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, इसका मैंने इंटीग्रेशन किया तो ये क्या हो जाएगा भाई, w इज इक्वल टू nRT और ये क्या हो जाएगा ln v हो जाएगा। और लिमिट यहां से हमने मारनी है v1 से v2, यहां पे भी v1 से v2 लिमिट लेनी है। ठीक है, ठीक है, तो अब यहां से v1 से v2 हो गया। अब ये पुट कर देंगे, अब ये पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT और ln v2 माइनस ln v1। अब ये लॉग का फॉर्मूला लग गया यहां पे। ठीक है, w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ये हमारा क्या था भाई, सिस्टम के द्वारा वर्गडन था तो हम माइनस यहां से ही लेके चल पड़ेंगे। ठीक है, माइनस यहीं से ही लेके चल पड़ेंगे, यहां पे माइनस ले लेना। ठीक है, ठीक है, ये हो गया माइनस nRT और ये क्या हो जाएगा बेटा, ln v2 बाय v1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं, w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 nRT और log v2 बाय v1। ठीक है, और एक चैप्टर है जो आप अभी तो कट गया है आपका 5th चैप्टर, उसमें आपका बॉयल्स लॉ आता था। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता था, बॉयल्स लॉ थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। बॉयल्स लॉ कहता था आपका, जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। वॉल्यूम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। तो PV जो ये इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, K कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV हो जाएगा, बताओ जल्दी से। और इनिशियल कंडीशन के लिए, इनिशियल कंडीशन में P V1 और V1 मान लेते हैं, K तो कांस्टेंट ही रहना है, K तो पर्टिकुलर गैस के लिए पर्टिकुलर रहेगा। ठीक है, ये बॉयल्स लॉ बता रहा हूं बेटा, इस चैप्टर का नहीं है, ये 5th चैप्टर का है, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा अभी, ये तो समझ में नहीं आएगा, ये नहीं बताया तो मैंने। तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू, अगर जो ये तो इनिशियल में मान लेते हैं, हमारा इनिशियल में वॉल्यूम, इनिशियल में प्रेशर, लेकिन कोई प्रोसेस हो गई, K तो उस रिएक्शन के लिए कांस्टेंट ही रहना है। ठीक है, तो K तो कांस्टेंट ही रहेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल में क्या हो जाएगा, P2 और V2 हो जाएगा, यस और नो। और जब एक साइड इक्वल हो गई, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आप रिएक्शन को चेंज नहीं करना, मतलब कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। क्लियर है, तो यहां से क्या हो जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां से P1 बाय P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 बाय V1 हो जाएगा। तो यही चीज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये आपको बता दिया है कहां से आया है, बॉयल्स लॉ से आया है। ठीक है, मतलब क्या है कि वॉल्यूम और प्रेशर जो होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल से समझाऊं, जैसे पिस्टन है बेटा, मैं ऊपर से प्रेशर अगर जो मैंने लगा दिया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मतलब प्रेशर ज्यादा किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आई ये चीज, ये एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वहां से आया ये चीज। अब यहाँ पे ये V2 बाई V1 की जगह मैं क्या कर सकता हूं भाई, V2 बाई V1 की जगह ये वैल्यू रख सकता हूं, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, W इज इक्वल टू 2.303, ये सब फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल में यूज होने हैं। ठीक है, nRT और log P1 बाय P2 हो जाएगा, P1 बाय P2 हो जाएगा। और अगर जो ये नेगेटिव में था
इसको पॉजिटिव में आपको बनाना है तो कुछ नहीं करना है, इसको पलट दो। W इज इक्वल टू यहां पे प्लस हो जाएगा 2.303 nRT log P2 बाय P1 भी हो जाएगा। सुन लीजिए ध्यान से, अगर जो नेगेटिव आपको नहीं रखना है वैल्यू में, पॉजिटिव बनाना है, तो एक लॉग का फॉर्मूला भी होता है, मैंने बताया था, log m बाय n इज इक्वल टू माइनस log ऑफ n बाय m। बताया था नहीं बताया? Yes, sir. ठीक है, वही फॉर्मूला लगाए यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक सो आ गया होगा डेरिवेशन समझ में ये। चले आगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, वर्क डन के बाद एंथैल्पी। तो एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, सॉरी इन टर्म्स ऑफ मोल्स। कर दें इसको साफ। ये दोनों ही टर्म्स में हमने आपको वर्क डन बताया। ये वर्क डन, ये फॉर्मूले सारे यूज होने हैं बेटा आपके न्यूमेरिकल्स में। हम इसी लेक्चर के बाद जो है इसका एक्सरसाइज करवाएंगे कंप्लीट, उनमें सब ये फॉर्मूले यूज होने हैं। सर लास्ट टॉपिक यही है, क्यूपी एंड क्यूबी? नहीं, अलग है, और भी चलेगा, पूरा चैप्टर होगा। ठीक है, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या है, Q प्लस W होता है, ये ऐसा पढ़ा था आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो Q क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, डेल्टा U माइनस W। डेल्टा U माइनस W हो जाएगा। यस और नो? यस सर। और वर्क डन क्या था, बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, डेल्टा U प्लस W हो जाएगा जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। बोलो, कोई समस्या कोई दुविधा हो तो बताओ मेरे को। ठीक है, अब इसमें जो है दो टाइप का होता है, ये एंथैल्पी, ये एंथैल्पी आ गई आपकी। अब ये एंथैल्पी क्या होती है, दो तरीके से होती है, जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट लेते हैं और एक बार क्या लेते हैं हम प्रेशर कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट लेंगे और एक बार प्रेशर कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, तो ये एंथैल्पी है, ये क्यों क्या होती है हमारी, एंथैल्पी होती है। ठीक है, ये दो तरीके की होती है एंथैल्पी हमारी, QV और QP। ठीक है, QV और QP। QV कैसे निकलेगा भाई, जब वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला रख देते हैं हम, इसका पहले एंथैल्पी करो। एंथैल्पी क्या होता है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब वॉल्यूम QV लेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट लेंगे, तो वॉल्यूम कांस्टेंट लेते हैं तो क्या होता है, चलो देखिए, तो यहां से क्या होगा बेटा, हम ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहां पे क्या रहेगा, इस QV कब होता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। वेन लगा देना है, वेन वॉल्यूम कांस्टेंट। और QP कब होगा, वेन प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, लिसन केयरफुली, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो गया तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, डेल्टा U के इक्वल आ गया। मतलब QV किसके इक्वल होता है, डेल्टा U के इक्वल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 आपके न्यूमेरिकल हैं आपका एनसीईआरटी में, डायरेक्ट इन्हीं फॉर्मूलाज पे ध्यान से समझ लेना, नहीं तो नहीं आएंगे वो समझ में। ठीक है, ये था क्या, वेन वॉल्यूम कांस्टेंट, वेन प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर तो बेटा ऑटोमेटिकली कांस्टेंट है इसमें, तो Q पहले Q क्या होता है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V होता है। ठीक है, जब हमने प्रेशर कांस्टेंट लिया QP हो जाएगा। अब प्रेशर बेटा इस इक्वेशन में ही कांस्टेंट है, इस इक्वेशन में ही कांस्टेंट है ये, तो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V हो जाएगा। बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, कुछ नहीं है, यहां पे वैसे ऑलरेडी वो प्रेशर कांस्टेंट में ही है, तो मैंने इसको QP लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर चेंज होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से,
अब आएगा रिलेशनशिप बिटवीन क्यूपी एंड क्यूवी, ठीक है, वो चीज देखेंगे हम। ये क्यूपी और क्यूवी आ गया है। अब एक बार और वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू और निकाल लेते हैं कि भाई ये किसके इक्वल होता है हमारा। इसको साफ कर दें। देखो क्यूपी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेल्टा यू और प्लस पी, और इसका वैल्यू रख दूं मैं, इसका वैल्यू रख दूं V2 माइनस V1। तो यहां से क्या हो गया, क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी V2 माइनस पी V1। पीवी इज इक्वल टू किसके होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, यस और नो, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो क्यूपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा यू प्लस एनआरटी, ये N1 ले लेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल कंडीशन में, ये 2 हो जाएगा यहां पे क्योंकि यहाँ 2 था फाइनल था, तो माइनस N1 आरटी। तो यहां से आरटी आरटी हम कॉमन ले लें बेटा, डेल्टा यू और देखिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एन कॉमन ले लेंगे हम, आरटी कॉमन ले लेंगे, तो आरटी क्या हो जाएगा हमारे पास N2 माइनस N1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन, इसको लिख सकता हूं डेल्टा एन आरटी हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा यू अभी अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था, डेल्टा यू क्यूवी निकाला था ना, तो ये रिलेशन आ गया इसके बीच में, क्यूपी इज इक्वल टू क्यूवी प्लस डेल्टा एन आर टी आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा, इसके बीच में रिलेशन आ गया, ठीक है। अब सुनिए, क्यूपी जो होता है, ये क्यूपी डेल्टा एच के भी इक्वल होता है, क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच। ये भी हम एक बार डिराइव करके दिखा देते हैं आपको, डेल्टा एच के इक्वल कैसे होता है क्यूपी, तो सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। फिर एक नई इक्वेशन आ जाएगी निकल के, और उस पर न्यूमेरिकल है आपके, जो इक्वेशन आएगी निकल के, ठीक है। आपने पढ़ा था क्यूपी इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था आपने, क्यूपी इज इक्वल टू पढ़ा था डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी पढ़ा था। नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में क्या पढ़ा था आपने, डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एनआरटी, ठीक है। और वॉल्यूम की टर्म में क्या पढ़ा था, पी डेल्टा वी पढ़ा था, यस और नो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे हम, क्यूपी इज इक्वल टू, ओपन कर देंगे इसको, ओपन कर दिया तो ये क्या हुआ, U2 माइनस U1 प्लस पी V2 माइनस V1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्यूपी इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1 प्लस पी V2 माइनस पी V1, ठीक है। तो अब क्या कर लेते हैं, ये 1 वालों को एक तरफ कर लेते हैं और 2 वालों को एक तरफ कर लेते हैं। क्यूपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, U2 और प्लस पी V2 माइनस, मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो U1 प्लस पी V1 हो गया, बोलो माइनस कॉमन ले लिया तो, ठीक है। अब H इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस PV होता है। तो ये इक्वेशन आप यहां पे लगा दें भाई, ये क्या हो जाएगा H2, ये क्या हो जाएगा H1। तो यहां से QP इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, डेल्टा H आ गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, मैंने बताया था QP इज इक्वल टू डेल्टा H होता है, वो हमने प्रूव करके दिखा दिया। अब इसके बाद क्या होगा, लिसन केयरफुली। तो यहां से इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं मैं, इस इक्वेशन को लिख सकता हूं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT भी लिख सकता हूं। इस इक्वेशन का यूज होना है आपका कई जगह, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। नाउ इसके बाद जो है क्या चीज आती है निकल के, इसके बाद आती है भाई ये QP और QV कब इक्वल होंगे, उसकी 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है, QP और QV 3 कंडीशन है, ठीक है। QP और QV की इक्वल होने की कंडीशन क्या क्या है, पहले मैं लिख देता हूं इसको, क्या लिख सकते हैं हम,
देखो हमने ये इक्वेशन भी तो निकाली थी, QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V निकाली थी, ठीक है। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, QP इज इक्वल टू QV प्लस P डेल्टा V। एक तो ये इक्वेशन आई है और एक ये इक्वेशन आई है। अब सुनिएगा ध्यान से, ये QP और QV कब इक्वल हो सकता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट गैसेस स्टेट में आपको रखना पड़ेगा, लेकिन लिक्विड और सॉलिड स्टेट में वो ऑटोमेटिकली क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। तो आपका रिएक्टेंट जो है, अगर जो लिक्विड या सॉलिड स्टेट में है तो वहां पे वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो वहां पे डेल्टा U डेल्टा V ऑटोमेटिकली क्या होगा, जीरो होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये जीरो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, QP इज इक्वल टू QV हो जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, गैसेस ड्रम में आपने सील्ड कंटेनर में ले लिया, आपका कोई प्रोसेस या रिएक्शन कोई सील्ड कंटेनर में हो रही है गैसेस स्टेट में, तो वहां पे भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो वहां पे भी QP इज इक्वल टू QV आ जाएगा। आपको कंडीशन बोलेगा भाई सील्ड कंटेनर है तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन 2-3 लिख के देगा। एक नंबर ऑफ मोल्स, अगर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, तो डेल्टा N क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, इनका सब क्या होता है, डिफरेंस होता है, मतलब N2/N1, ठीक है, ठीक है, समझ में आया नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, QP इज इक्वल टू QV आ जाएगा, डेल्टा N होगा, जीरो होगा। तो डेल्टा N जीरो कब होगा पता चल गया, यस और नो, यस सर। चले आगे, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है भाई, जितना हीट, जो हीट कैपेसिटी को C से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, Q प्लस डेल्टा T, ठीक है, ये हीट कैपेसिटी होते हैं, ठीक है, समझ में आया। आपने कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, उससे कितना हीट उसने एब्जॉर्ब कर लिया, वो क्या है, उसका हीट कैपेसिटी है। और ये, और दूसरा क्या कहेंगे इसको, अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ठीक है, मतलब सिस्टम का जो टेम्परेचर है आपने 1 डिग्री क्या कर दिया, राइज कर दिया, तो उसके लिए कितना हीट रिक्वायर्ड है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ द सिस्टम, दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। समझ में आया, मतलब ये कोई सिस्टम मान लीजिए, ये कोई सिस्टम है आपका, आपने इसको क्या किया, हीट रिक्वायर्ड है, इसको हीट दिया और इसका टेम्परेचर गया, कितना राइज कर गया, 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हीट कैपेसिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है, हीट कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब इसी हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कब कहेंगे भाई हम, जब कैपेसिटी, ये सिस्टम जो है ये 1 ग्राम होगा, सिस्टम क्या होगा, 1 ग्राम होगा, और उस 1 ग्राम का सिस्टम, मतलब कि ये सिस्टम है 1 ग्राम होगा, और इस 1 ग्राम सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए, मतलब कि सॉरी, हीट रिक्वायर्ड होगी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए, जितना हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बस इसमें एक लाइन बोलनी है, नई ऐड करनी है, वो क्या करना है, 1 ग्राम सिस्टम, ठीक है, फिर वो स्पेसिफिक हो जाएगा। फिर होता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है भाई आपका, 1 ग्राम की जगह 1 मोल बोल दो, मतलब कि 1 मोल ऑफ सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होगा, उसे क्या कहेंगे हम, मोलर हीट कैपेसिटी, CMC इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू N और डेल्टा T, ठीक है, समझ में आया नहीं आया। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी है आपका, क्या कहेगा, ये Q पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, ये Q पूछेगा, तो Q का फॉर्मूला हो जाएगा C इंटू N इंटू डेल्टा N। एक न्यूमेरिकल है आपका डेल्टा T, सॉरी डेल्टा T, ये आपका न्यूमेरिकल है एक NCERT के अंदर, ठीक है, 9 नंबर न्यूमेरिकल है आपका, उठाना बेटा इसको, ठीक है।
एक्सरसाइज क्वेश्चन में ये न्यूमेरिकल। आगे चलते हैं। तो ये थी आपकी हीट कैपेसिटी। कितनी थी हीट कैपेसिटी हमारी? 3। एक हीट कैपेसिटी और एक क्या था हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक क्या था मोलर हीट कैपेसिटी। टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी सीपी एंड सीवी। कितने टाइप्स की होती है हीट कैपेसिटी? 2 टाइप। सीपी क्या होगा? सीपी का मतलब एट प्रेशर कांस्टेंट या कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और एक होता है सीवी। सीवी कब होता है? एट वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा या कांस्टेंट वॉल्यूम, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। और ये टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी में क्या होगा हमारा? 2 टाइप का होगा, एक तो सीवी और एक सीपी। सीवी तो कब होगा? जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा एट वॉल्यूम कांस्टेंट एट वॉल्यूम कांस्टेंट एट वॉल्यूम कांस्टेंट। और ये क्या रहेगा? एट प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट में क्या होगा और प्रेशर कांस्टेंट में क्या होगा? लिसन केयरफुली। सीवी सी क्या होता है आपका? डी क्यू अपॉन dt होता है। और Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आपको? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V होता है। इसको मैं क्या कर दूं? डिफरेंशिएट कर देता हूं बोथ साइड। डिफरेंशिएट कर दिया तो dQ अपॉन क्या हो गया? dt। और ये क्या हो जाएगा? du अपॉन dt और P dV अपॉन dt। अगर जो मैं वॉल्यूम कांस्टेंट लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। भाई ये क्या चेंज इन वॉल्यूम ही है, वॉल्यूम कांस्टेंट लिया। जैसे डेल्टा V है, डेल्टा V क्या होता है? V2 माइनस V1 होता है। मान लीजिए ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, तो 5 5 क्या हो गया भाई? ये 0 हो गया। मतलब कांस्टेंट मतलब दोनों सेम हो गए इनिशियल और फाइनल कंडीशन। तो ये dV क्या आ गया? 0 आ गया। dV 0 आ गया तो और ये किसके इक्वल था? इसके था। ये क्या हो जाएगा? अब CV हो जाएगा जब हमने वॉल्यूम कांस्टेंट लिया। तो CV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? du अपॉन dt आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे dV इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में। आप देख लेते हैं एट प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट करने पे हम 2 चीजें चलाएंगे साथ में। एक तो H इज इक्वल टू क्या होता है? U प्लस PV होता है। इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो DH अपॉन DT इज इक्वल टू DU अपॉन DT प्लस P DV अपॉन DT। यहाँ पे प्रेशर क्या है बेटा? कांस्टेंट है। ठीक है, अगर जो हम यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट Q इज इक्वल टू क्या था भाई आपका? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V था। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं तो DQ अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आता है? बताओ जल्दी से। du अपॉन dt प्लस P dV अपॉन dt। और C इज इक्वल टू क्या था बेटा? dq अपॉन dt था। इसका मतलब C इसके इक्वल है और ये चीज इक्वल है। देखो ध्यान से, ठीक है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है? प्रेशर कांस्टेंट ले रखा है तो ये Cp हो जाएगा। Cp हो गया तो बेटा ये क्या आ गया? du अपॉन dt प्लस P dV अपॉन dt। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप क्या करोगे? आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे Cp इज इक्वल टू क्या आ गया? थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। Cp इज इक्वल टू क्या आ गया? dH अपॉन dt आ गया। बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो यहां तक दोबारा समझाओ। नो सर। आ गया होगा? यस सर। ठीक है, कैसे क्या हुआ है? Cp किसके इक्वल आएगा और Cv किसके इक्वल आएगा? अब कर लेते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। और ये Cp एंड Cv के बीच में, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन आपके इस चैप्टर के। Cv और Cp के बीच में रिलेशन, QP और QV के बीच में रिलेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है,
आपको पता है H इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस PV होता है, यस और नो। आइडियल गैस, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। यस सर। ठीक है, अगर जो n 1 मोल होगा तो n का वैल्यू 1 होगा फॉर 1 मोल, तो n का वैल्यू 1 हुआ तो 1 आगे रखूंगा तो कोई दिक्कत है, या RT बन जाएगा भाई, बोलो कोई दिक्कत हो तो। यहाँ पे PV की जगह RT का वैल्यू रख देता हूं, PV U प्लस RT हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन किया तो DH अपॉन DT इज इक्वल टू DU अपॉन DT प्लस R DT अपॉन DT। ये DT से क्या होगा, DT कैंसिल हो जाएगा, यस और नो, यस सर। ठीक है। और यहां पे क्या हो जाता है भाई, ये किसके इक्वल था आपका, CP के, और ये किसके इक्वल था, CV के इक्वल था, और प्लस R। तो यहां से रिलेशन आ गई, ये किसके लिए है, फॉर 1 मोल के लिए, किसके लिए, ये फॉर 1 मोल के लिए है। अगर जो n नंबर ऑफ मोल होंगे फॉर n मोल के लिए क्या होगा बेटा, कुछ नहीं करना, इस R को मल्टीप्लाई कर दो, CP इज इक्वल टू CV NR आ जाएगा, यहाँ पे प्लस NR आ जाएगा। ये n नंबर ऑफ मोल्स के लिए होगा, मतलब जितने भी मोल्स ले रखे होंगे उससे इसका रिलेशन आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? यस सर। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ मेरे को जल्दी से। आगे टॉपिक बताओ जल्दी से, क्या है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन हम पहले ही बता चुके हैं। हीट एंथैल्पी आ गया, हीट ऑफ रिएक्शन, सॉरी हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसको दो नाम से जाना जाता है, हीट और भी हो सकते हैं नाम। तो हीट ऑफ रिएक्शन मतलब सिंपल सी बात है, नाम से पता ही चल रहा है इसमें होगा क्या। हीट ऑफ रिएक्शन मतलब कितना हीट जो है इवोल्व्स और एब्जॉर्ब हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो उसको क्या कहेंगे हम, हीट ऑफ रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हीट एंथैल्पी evolves or absorbed during the reaction, that is known as heat of reaction। जैसे एक सिंपल सा है, कार्बन प्लस O2 क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा H जो है वो कितना आ रहा है, 3.5 किलो जूल पर मोल आ रहा है ये, ठीक है। तो ये नेगेटिव में रहेगा, तो नेगेटिव में मैंने बताया था, इसका मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्लियर है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ से हीट क्या हो रही है, इवोल्व्स हो रही है, तो ये क्या हो गया, इसका हीट ऑफ रिएक्शन हो गया। समझ में आया नहीं आया, मतलब कोई भी प्रोसेस हो रही है उसमें कितना है हीट एनर्जी इवोल्व्स हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसको हीट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। अब ये हीट ऑफ रिएक्शन के बहुत सारे अलग अलग टाइप है, मतलब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, ये अलग अलग टाइप की हीट एनर्जी है आपकी, जो आप चेक करोगे अलग अलग रिएक्शन के अंदर, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो ये बहुत सारे रिएक्शन, इनको हम कंबाइनली आपको बता देंगे। अब एक चीज है आपका इसमें, फैक्टर अफेक्टिंग द हीट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला फैक्टर है आपका कंसंट्रेशन, या अमाउंट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, कंसंट्रेशन और अमाउंट, ठीक है। मतलब अगर जो आपने अमाउंट बढ़ा दिया तो हीट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्लियर है, समझ में आया। अगर जो आपने अमाउंट डिक्रीज कर दिया तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया भाई। एक तो भाई आप मान लीजिए घर पे चाय बना रहे हो, एक तो 2 कप चाय बना रहे हो तो उसमें कम हीट लगेगी। एक क्या कर रहे हो आप, 10 कप बना रहे हो, मेहमान आगे बहुत सारे, तो उसमें क्या लगेगा, ज्यादा गैस लगेगी, यस और नो, मतलब उसमें हीट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो अमाउंट बढ़ा दिया तो हीट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्लियर है। फिर है एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन मतलब एक तो कार्बन जो है वो ग्रेफाइट की फॉर्म में है, ठीक है, एक कार्बन आपका डायमंड की फॉर्म में है, ठीक है। तो भाई डायमंड को तोड़ना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, मतलब इसमें हीट जो है बहुत ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू ग्रेफाइट के इसमें। समझ में आया, मतलब एलोट्रोप चेंज करोगे तो हीट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है फिजिकल स्टेट।
फिजिकल स्टेट भाई एक वाटर फॉर्म में वाटर लेते हो आप, H2O लेते हो, H2O को एक तो लिक्विड फॉर्म से आपको गैसेस फॉर्म में लेके जा रहे हो, या उसमें लेके जा रहे हो आप गैस फॉर्म में लेके, वेपर फॉर्म में लेके, या H2O को आप क्या कर रहे हो लिक्विड फॉर्म से किस में लेके जा रहे हो, सॉलिड फॉर्म में लेके जा रहे हो। ठीक है, तो मतलब स्टेट पे अलग अलग स्टेट रहेगी तो उसमें भी एंथैल्पी क्या करेगी, चेंज हो जाएगी। मतलब और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे इसमें कार्बन का एग्जांपल ले सकते हो। कार्बन अगर जो सॉलिड स्टेट में रहेगा, मेनली कार्बन सॉलिड स्टेट में ही होता है, ठीक है। और कोई एग्जांपल ले लो, जैसे प्लास्टिक का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर जो ये सॉलिड स्टेट से मेरे को वेपर में लेके जाना है तो ज्यादा एंथैल्पी देनी पड़ेगी। अगर जो ये लिक्विड स्टेट में हो और इसको फिर वेपर की फॉर्म में लेके जाना है तो कम लगेगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। मतलब कि फिजिकल स्टेट पे वो डिपेंड करता है कि कितना हीट ऑफ देना पड़ेगा आपको रिएक्शन, यस और नो। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आगे टॉपिक टाइप्स है हीट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। तो इसमें टाइप्स में क्या है भाई, मेरे को बोलते जाना, मैं आपको बताता चला जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब होता है भाई कोई भी चीज आप बर्न कर रहे हो तो उसमें कितना हीट एनर्जी इवोल्व या एब्जॉर्ब हो रहा है, तो क्या होगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। मेनली कार्बन लिया जाता है इसमें, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड। जैसे आपके ये सीएनजी से गाड़ियां चलती हैं, पेट्रोल से गाड़ियां चलती हैं, ये सब किसके कंबशन रिएक्शन से ही होता है सब, ठीक है। कंबशन रिएक्शन में क्या होगा, CO2 इवोल्व होगा और एनर्जी निकलेगी। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी जब कार्बन कंबशन रिएक्शन में, और हीट एनर्जी वहां से इवोल्व होगी तो कंबशन रिएक्शन हो जाए। उसके बाद स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड वर्ड कहीं पे भी आ जाए, बहुत जगह आएगा इसमें। स्टैंडर्ड का मतलब होता है 1 atm प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर और प्रेशर होता है उसको स्टैंडर्ड कंडीशन में कहते हैं। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे जितना एनर्जी जो है एब्जॉर्ब या इवोल्व हो रही है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में हो जाए। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन कब होगा, जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन में हम किसी भी कार्बन कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, और वहां से क्या निकल रहा है CO2 और हीट एनर्जी निकल रही है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो जाएगी। नेक्स्ट बोलिए, एंथैल्पी ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। कुछ नहीं है कैलोरीफिक वैल्यू बेटा, ये एक यूनिट है जो दूसरी यूनिट में कैलोरी की वो उसमें बता रहा है, हम जूल में बता रहे थे, ये कैलोरी में बता रहा है, बस इतना ही है। मतलब 1 ग्राम फूड या फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो वहां से जितना एनर्जी निकलता है दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड और फ्यूल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या प्रोडक्ट फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये सब है ना एक ही चीज है ये, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन, कंबशन ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये सब क्या हो रहा है, जब रिएक्शन हो रही है तो उसमें कितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है वो सब चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट फॉर्म होने से है। जैसे यही है कार्बन प्लस O2 बना रहा है, CO2 बना रहा है, तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो इसमें इस प्रोडक्ट फॉर्म होने में जितना हीट एनर्जी इवोल्व या एब्जॉर्ब होगा तो वो क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो, स्टैंडर्ड में वही है, आप रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऐड कर देना एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर, तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। आगे चलो, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन आप सबको पता है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो सोल्ट प्लस वाटर बनता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो उस टाइम पे जितना हीट एनर्जी इवोल्व और एब्जॉर्ब होगा वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है सब। स्टैंडर्ड मतलब कि आपके उस पर डिपेंड करता है कि भाई समझने पे कि कितनी जल्दी आप समझते हो, है कुछ नहीं, इसमें आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है ये सारी चीजें। आपको न्यूट्रलाइजेशन पता है या नहीं पता है, तो आपको पता है आई थिंक सो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो उस टाइम पे जितना हीट एनर्जी इवोल्व और एब्जॉर्ब होगा वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्टैंडर्ड की बात करेगा तो उस स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो जाएगा, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपको पता है, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होता है कार्तिक, सॉल्यूशन में क्या होता है,
सॉल्यूशन में होता है जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिला रहे हो तो क्या बन जाएगा, वो सॉल्यूशन बन जाएगा। यस और नो? ठीक है, तो वो एंथैल्पी उस टाइम पे जितना हीट एनर्जी गोल्स और एब्जॉर्ब होगा सॉल्यूशन बनाने में, तो क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, एंथैल्पी ऑफ हीज लो आ गया। चलो ये समझाने की चीज है, हीज लो। हीज लो क्या कहता है भाई, कोई भी रिएक्शन जो हो रही है वो वन स्टेप में हो रही है या नंबर ऑफ स्टेप में, वही रिएक्शन सेम, ठीक है, तो उनका एंथैल्पी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम एंथैल्पी व्हेन रिएक्शन इन वन स्टेप और नंबर ऑफ स्टेप्स, दैट इज नोन एज हीज लो। सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी है। जैसे ये रिएक्शन है भाई, ये रिएक्शन अभी तो क्या हो रही है, एक स्टेप में हो रही है, ठीक है, ठीक है। इसका जो है डेल्टा एच का वैल्यू कितना है यहाँ पे, -393.5 किलो जूल पर मोल। ये बेटा ये जूल वगैरह मतलब यूनिट निकाल लेना, लगा लेना अपने आप ही, ठीक है। दूसरा जो है, यही रिएक्शन दो स्टेप में भी होती है। कार्बन प्लस हाफ O2 क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा पहले, और कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से हाफ O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। फाइनल प्रोडक्ट सेम है दोनों रिएक्शन का। ये रिएक्शन तो दो स्टेप में हो रही है, ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 1 का एंथैल्पी बताओ कितना होता है, यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू कितना है, -1105 और इसका डेल्टा एच बताओ -283.0, ठीक है। ये हो गया। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे आप तो यही चीज निकल के आएगी। यस और नो? इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो यही चीज निकल के आएगी। यही हीज लॉ बताता है कि ये सेम रिएक्शन आपने क्या की है, ये तो एक स्टेप में थी, यही सेम रिएक्शन आपने दो स्टेप में कर दी तो उनका एंथैल्पी ये आ रहा है। तो आपने इन दोनों का एंथैल्पी ऐड करके देखा तो वही आ रहा था जो एक सिंगल स्टेप में आ रहा था, ठीक है। यही हीज लॉ होता है, समझ में आया? अब हीज लॉ का एप्लीकेशन क्या है, मेनली हीज लॉ वहां पे यूज किया जाता है जब किसी रिएक्शन का आप एंथैल्पी नहीं निकाल सकते, ठीक है। जो गैसेस फॉर्म में रिएक्शन होती है, लिक्विड में भाई डिप करके निकाल लोगे टेम्परेचर, सॉलिड स्टेट में भी टेम्परेचर चेंज कर लोगे कितना एंथैल्पी चेंज हुआ है, ठीक है। लेकिन जब गैसेस में होता है तो गैसेस में आप इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाते हो, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके 3 आपके हीज लॉ पे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में, ठीक है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है वो, ठीक है। इसको साफ कर दूं, पहले बताओ हीज लॉ आ गया समझ में, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब एक बार वो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि भाई आपको मीथेन का एंथैल्पी फॉर्मेशन बताना है। देखो ध्यान से, यहां पे क्या किया है हमने, हमें निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, CH4 निकालना है। आपको क्या दिया हुआ है, आपको 3 एंथैल्पीज दी हुई है बेटा अलग अलग रिएक्शन की। जैसे वाटर फॉर्मेशन का एंथैल्पी दिया हुआ है 285.8 और आपको CO2 का दिया हुआ है 393.5 एंड आपको मीथेन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कंबशन रिएक्शन है तो यहां से CO2 बनता है और H2O बनता है और इसका एंथैल्पी दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताया है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कैसे होता है बेटा, कार्बन प्लस 2H2 मिलके क्या बनाते हैं, CH4। तो इसमें आपका डेल्टा H कितना होगा ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन आ गया समझ में? आपको 3 रिएक्शन का एंथैल्पीज दिया है और आपको किसी गैसेस का एंथैल्पी इजीली नहीं निकाल सकते हैं, तो यही हीज लॉ की एप्लीकेशन होती है, ठीक है। समझ में आया? हीज लॉ का फायदा सीखने का यही होता है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब ये रिएक्शन हो रही है तो ये रिएक्शन कैसे हो सकती है भाई, इसको मैं प्रोडक्ट साइड में कैसे दिखा सकता हूं, इस रिएक्शन को मैं पलट दूं तो इस रिएक्शन को पलट देते हैं तो क्या कर देते हैं भाई, हम यहाँ पे CO2 प्लस 2H2O तो ये क्या बन जाएगा, CH4 प्लस 2O2। लेकिन अब ये जो नेगेटिव है ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 890.3 किलो जूल पर मोल हो जाएगा।
क्लियर है? अब ये चीज आपको ये तीन चीजें कहां दिखाई दे रही है बेटा? एक तो यहां दिखाई दे रहा है, एक यहां दिखाई दे रहा है। अब इस रिएक्शन को बेशक से हटा दो, इसका कोई काम नहीं है हमारा, ठीक है। एक आपको कहां दिखाई दे रहा है? यहां पे दिखाई दे रहा है। यस और नो? मतलब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये ऐड हो गया, मैं इसको क्या कर दूं? सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब ये भी ऐड कर देंगे। अब कोई बात नहीं, हमने पलट दिया है रिएक्शन को तो इसको भी ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, माइनस करना पड़ेगा इसको। सुनिएगा ध्यान से, अब ये माइनस करने पे क्या होगा? इक्वेशन क्या लगानी पड़ेगी हमें? इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं और इसको इक्वेशन 3 मान लेता हूं। एक चीज और देखना है बेटा, यहां पे क्या है? 2H2 है, तो 2H2 है तो मेरे को यहाँ पे 2H2 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2 से 2 कट जाएगा भाई, ये क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। यस और नो? और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यस और नो? अब क्या करना है मेरे को? ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। इससे क्या होगा भाई? यहां से ये H2O से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा? ये CO2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा? O2 से O2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? यहां पे सीधा लीजिए इसको और उसके बाद क्या हो जाएगा? अब जो बचा है वो लिख लीजिए। बचा क्या है भाई यहाँ पे हमारा? 2H2 प्लस C और इधर क्या बचा है? CH4। यही बनाना था हमने, ठीक है। अब यही चीज क्या कर दो? इन पे अप्लाई कर दो। अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यहाँ पे इसकी वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो हमने, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 2 इंटू -285, ठीक है, प्लस -393.5 प्लस 890.3। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। सर 0.8 भी तो आएगा सर इसमें, सबसे फर्स्ट वैल्यू मान ले यार, क्या बात है। कोई बात नहीं, आ गया 0.8, ठीक है। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अगर जो इसको सुन लीजिए, अगर जो आप इसको नहीं पलटते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन, बस। अगर जो आपने यहीं पे ही इसको अपोजिट कर दिया तो फिर तीनों इक्वेशन को क्या कर दो? ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया नहीं है? चले आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जल्दी से बताएं आप मेरे को। नेक्स्ट टॉपिक बताएं जल्दी से। गिव्स एनर्जी है नेक्स्ट टॉपिक। उससे ऊपर पहले तो बहुत कुछ है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी देख लीजिए। एंट्रोपी क्या होता है? लिसन केयरफुली। एंट्रोपी क्या होता है भाई? रैंडमनेस। एंट्रोपी क्या होता है? रैंडमनेस होता है। मतलब कि कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए क्लास चल रही है तो आराम से बैठो, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी तो कोई उस रूम में ऐसे हो जाएगा, तो क्या हो गया भाई? आपका एंट्रोपी चेंज हो गया वहां पे। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? तो वहां पे एंट्रोपी पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। जब रैंडमनेस ज्यादा होगी, अब जैसे मॉलिक्यूल्स है, कोई भी हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे रैंडमनेस क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। यस और नो? तो उसको क्या बोलेंगे फिर हम? वहां पे एंट्रोपी चेंज हो गया, ठीक है। समझ में आया? और एंट्रोपी फिर अलग अलग निकाली जाती है। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन और एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होता है? ठीक है। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन हम डेल्टा एस से दिखा लेते हैं इसको, ठीक है। और यहां पे लिख लेते हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या होता है? जब कोई सब्सटेंस क्या होगा?
सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एंट्रोपी देखेंगे भाई, ये कैसे निकलेगा जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन जो हो जाएगा हमारा, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, और क्या होगा, डेल्टा फ्यूजन। ठीक है, मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे हमारे एंट्रोपी का ये फॉर्मूला बन गया। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन कैसे निकलेगा भाई, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, इसमें क्या होगा, सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। ठीक है, रिपीट कर दूं, ठीक है, सुनो ध्यान से। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन होता है जब सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में चेंज होता है। ठीक है, जब लिक्विड सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो इसका अपना एंट्रोपी होगा लिक्विड का, मतलब रेंडमनेस होगी, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की भी क्या करते रहते हैं, ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, सॉलिड में हल्का फुल्का मूवमेंट होगा, नहीं तो जीरो भी होता है सॉलिड में। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे तो चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगी भाई। लिक्विड में ज्यादा होगी इसलिए मैंने लिक्विड को आगे लिया है, सॉलिड में बहुत कम होगी इसलिए सॉलिड को पीछे लिया है। और इसी को ये दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर कर दोगे तो वो क्या आ जाएगी आपकी, एंट्रोपी ऑफ चेंज, एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। और किसका, फ्यूजन का, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। भाई जब ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ आपका एंथैल्पी चेंज होगा या नहीं होगा, हीट एनर्जी चेंज होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो वो हीट एनर्जी और उसको टेम्परेचर कितना लगा है वो उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही एंट्रोपी चेंज इन सब्लिमेशन, सब्लिमेशन एंट्रोपी ऑफ चेंज इन सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट हम किस में बदलते हैं, गैस में। तो गैस का एंट्रोपी ज्यादा होगा या सॉलिड का ज्यादा होगा, गैस का ज्यादा होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, एंट्रोपी ऑफ गैस माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। तो ये क्या आ जाएगा भाई आपका, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन आ जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। और इसको क्या लिखेंगे भाई, डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ एच, मतलब कि जब ये सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो हीट एनर्जी चेंज होगा यहाँ पे, वो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अपॉन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर लगेगा उसको चेंज करने में। क्लियर है? ठीक है, नाउ फिर आता है आपका एंथैल्पी ऑफ एंट्रोपी, सॉरी एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में क्या करते हैं, वेपराइजेशन में क्या करते हैं हम, लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसका जितना एंट्रोपी होगा, सॉरी गैस का ज्यादा होता है, गैस का ज्यादा होता है तो ये आगे लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंट्रोपी ऑफ गैस माइनस एंट्रोपी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं भाई हम, डेल्टा वेपराइजेशन, ठीक है, और H अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, कुछ नहीं है, सारे वही फॉर्मूलाज हैं, एक जैसे फॉर्मूलाज हैं, बिल्कुल इजी है। एंट्रोपी क्या होता है, रेंडमनेस होता है मॉलिक्यूल्स का, रेंडमनेस मतलब मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का, मूवमेंट ज्यादा हुआ तो वहां पे एंट्रोपी चेंज होती है, नहीं तो नहीं होती है। ठीक है, अब जब ये एंट्रोपी हम तीन तरीके से देखते हैं, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलता है। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में बदलता है। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड से वेपर में बदलता है, गैस में बदलता है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो इस टॉपिक में, कोई नहीं है? वेरी गुड, चलो अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन।
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है? जो अपने आप हो जाती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है? जो अपने आप हो जाती है, उसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है बेटा। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है? जो अपने आप नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे भूख लगी हुई है, पेट आवाज कर रहा है, तो ये क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ये क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है ना। आपकी हार्ट बीट है, वो भी क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ब्लिंकिंग ऑफ आईज है, ये भी क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है आपकी। क्लियर है? जो अपने आप होती रहती है वो क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो अपने आप नहीं हो रही है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसे होती है? जैसे पहाड़ों से पानी अगर जो ऊपर जाना है तो अपने आप नहीं जा सकता, नीचे तो अपने आप गिरेगा, वो स्पॉन्टेनियस है। लेकिन ऊपर जाने की बात होगी तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। यस और नो? ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस आ गया समझ में। ठीक है। स्पॉन्टेनियस मेनली रिएक्शन देखने के लिए भाई वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो हम गिब्स फ्री एनर्जी से चेक करते हैं। किससे चेक करते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी से। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी अगर जो क्या होगी? नेगेटिव होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर जो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। 4 न्यूमेरिकल है आपके इसी टॉपिक पे, ध्यान रखना। हम गिब्स फ्री एनर्जी निकालेंगे। अब गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के 2 ही फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, उससे हम चेक करेंगे कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, समझ में आया? गिब्स फ्री एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, ये गिब्स फ्री एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है? डेल्टा G इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला होता है, बताओ जल्दी से क्या होता है? डेल्टा माइनस NF और E नॉट सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है। एक होता है आपका फॉर्मूला, बस आप लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं। एक फॉर्मूला होता है आपका इक्विलिब्रियम पे। किस पे होता है? इक्विलिब्रियम पे होता है। जब रिएक्शन क्या होगी? इक्विलिब्रियम हो जाएगी, मतलब कि अपोजिट प्रोसेस एक साथ होंगी, मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप क्या निकाल सकते हो? उसके लिए आपको लॉग और एंटी लॉग आना चाहिए ढंग से। वैसे यहाँ पे भी यहाँ तो नहीं है, उसके लिए एंटी लॉग आना चाहिए जब आप के का वैल्यू निकालोगे। मतलब उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? जब के का वैल्यू निकालते हैं तो बताओ मेरे को जल्दी से। डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस RT नेचुरल लॉग के, ये होता है। समझ में आया? ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला है जहां से इसका वैल्यू निकलता है। इसको नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करोगे, डेल्टा G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2.303 और RT, और यहाँ पे लॉग ऑफ के फॉर KC कर लो इसको। ठीक है, KC आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम बहुत पढ़े हो आप। ठीक है ना, तो KC आप जानते हो क्या होता है? यस और नो? KC में क्या होता है भाई? मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब यहाँ पे मान लीजिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आके ये पॉइंट जो है, यहाँ पे एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं हम? रिडॉक्स रिएक्शन। और वहां पे क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे केसी की वैल्यू आ जाती है। केसी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ से डेल्टा G निकाल सकते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल है आपके इसके, ये केसी की वैल्यू पूछता है दोनों में। ठीक है, तो केसी की वैल्यू निकालने के लिए इस सब को इधर लेके आना पड़ेगा। लिसन, लॉग KC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? लॉग KC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा G अपॉन 2.303 और RT, और यहाँ पे ऊपर माइनस लगा देना। ठीक है, और फिर सर इसे एंटी लॉग, हाँ एंटी लॉग लगेगा। फिर ये एंटी लॉग लग के फिर K की वैल्यू आएगी आपकी। क्लियर है? ये जो भी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके इस पे एंटी लॉग लगाना पड़ेगा और फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी। एक वीडियो हम लॉग और एंटी लॉग पे भी बना लेंगे। ठीक है, नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश।
थैंक यू सर।